मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया नेपाल। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बने सभी कॉन्स्टिट्यूशन सफल नहीं हुए हैं। विश्व के अगर सफलतम संविधान को अगर हम मानते हैं तो अमेरिका, भारत, साउथ अफ्रीका के संविधानों को हम ज़्यादा सफल मानते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे, जैसे नेपाल का जो संविधान है कई बार बना और ये सफल नहीं हुआ। इसके कारण को समझेंगे कि नेपाल का संविधान क्यों नहीं सफल हुआ और भारत का संविधान क्यों सफल है या अमेरिका का संविधान क्यों सफल है। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। Making a constitution is not always an easy and smooth affair. Nepal is an example of the complicated nature of constitution making. Since 1948, Nepal has had 5 constitutions in 1948, 1951, 1959, 1962 and 1990. नेपाल जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के दौरान कई बार संविधान बने। संविधान 1948 में बनाया गया, 51 में, 59 में, 62 में और 1990 तक। इन संविधानों को बार बार बदलना पड़ा। इसका कारण था कि ये संविधान राजतंत्र के दौरान बनाए गए थे और जनता की आकांक्षाओं का पूरी तरह इसमें ख्याल नहीं रखा गया था। 1990 में नेपाल में एक विद्रोह होता है राजतंत्र के खिलाफ और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाती है। बट ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशंस वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी competition. The 1990 constitution introduced a multi-party competition, though the king continued to hold final power in many respects. 1990 में नेपाल में एक जनता द्वारा संघर्ष किया जाता है। जनता डेमोक्रेसी चाह रही होती है, राजा डेमोक्रेसी देने के लिए तैयार हो जाता है, फिर भी वहाँ पर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन या मोनार्कियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाते हैं। डेमोक्रेसी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है, पर राजा के पास बहुत से अधिकार रह जाते हैं। फॉर द लास्ट 10 years, नेपाल वॉज फेस्ड विद militant political agitations for restructuring the government of the country. पिछले 10 साल से नेपाल जो है पॉलिटिकल एजिटेशन संघर्ष झेल रहा है। वहाँ के कई पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि राजतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाए और फुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। और वहाँ पे इशू ही है मोनार्की सिस्टम को लेकर। कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि मोनार्की नाम की राजा नाम की सत्ता बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, पर वहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि राजा बना रहे, राजा के हाथ में सीमित लिमिटेड पावर ही रहे और बाकी जो सारे पावर हैं वो जनता के हाथ में आ जाए। Some groups in Nepal wanted to abolish the institution of monarchy and establish republican form of government in Nepal. नेपाल की कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि नेपाल में मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और रिपब्लिक बन जाए। नेपाल इंडिया की तरह एक रिपब्लिक कंट्री बन जाए और नेपाल का नेशन हेड भी इलेक्शन द्वारा चुना जाए, हायरार्किकल ना हो। Others believe that it may be useful to shift to limited monarchy with or reduced role for the king. कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि मोनार्की बनी रहे पर राजा के हाथ में कुछ लिमिटेड पावर ही रहे। The king himself was not ready to give up power. नेपाल में काफ़ी लंबे समय तक राजतंत्र रहा और फिलहाल जो राजा थे वो भी अपने पावर को खोना नहीं चाहते थे। He took over all the power in October 2002. 2002 में राजा ने वहाँ पर सारे अधिकार अपने पास वापस ले लिए। Many political parties and organizations were demanding the formation of a new constitutional assembly. The Communist Party of Nepal, माओइस्ट, माओवादी जिसे कहते हैं, जो चीन के माओ सेतुंग की विचारधारा को लेके चल रहे हैं। राजतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने में नेपाल की ये जो कम्युनिस्ट ये पार्टी है, माओइस्ट पार्टी है,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट ये सबसे आगे रही। The Communist Party of Nepal Maoist was in the forefront of struggle for a popularly elected constituent assembly. Finally, under pressure of popular agitation, the king had to install a government acceptable to the agitated parties. लोगों का 10 साल से लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। स्पेशली माओइस्ट पार्टी ने काफ़ी स्ट्रगल करा, इन्होंने हथियार उठाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इनके प्रेशर में आके वहाँ के जो सरकार ने, राजा ने ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए एक्सेप्ट हो गई जो लोगों को पसंद थी, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को पसंद थी। दिस गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिप्ड द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर। नाउ ऑल द पार्टीज आर ट्राइंग टू डिसाइड द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। तो हमने नेपाल के उदाहरण में देखा कि नेपाल में कई बार राजा की सत्ता के दौरान ही कई बार संविधान बनाए गए, 48 में, 51, 59, 62, 90, और उसके बाद भी आज भी वहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो है अभी फ़िलहाल, पर अभी फिर भी वहाँ पर संघर्ष चल ही रहा है। तो राजा के बाद भी वहाँ की राजा की सत्ता ख़त्म होने के बाद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर भी अभी भी पूरी तरह से वो लोगों ने उतनी खुशी से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कारण यही है कि पहले तो राजतंत्र के दौरान संविधान बनाए गए, उसके बाद जिन पॉलिटिकल पार्टी ने संविधान बनाया है उन पर भी जनता का कुछ खास ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया में एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों से सक्सेसफुली काम कर रहा है। वो इसीलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे नेता जो थे वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो मोरालिटी है उससे इंस्पायर थे, और उन्होंने भारतीय जनमानस को ध्यान में रखकर बहुत ही सोच समझ के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, जिसकी वजह से सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि जरूर नहीं कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है सभी जगह पर वो कॉन्स्टिट्यूशन सफल ही रहा हो। कॉन्स्टिट्यूशन सफल बनाने और ना बनाने में दूरदर्शिता जिन लोगों ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, और उन लोगों ने लोगों की सभी देश में रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं का ख्याल रखा है नहीं रखा, इस पर डिपेंड करता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता। नेक्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. Well-crafted constitutions fragments power in society intelligently so that no single group can subvert the constitutions. One way of such intelligent design of constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power. This is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian Constitution, for example, horizontally fragments power across different institutions like the legislature, executive, and judiciary, and even independent stationary bodies like Election Commission. This ensures that even if one institution wants to subvert the Constitution, other can check its transgressions. An intelligent system of check and balance has facilitated the success of the Indian Constitution. Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedures, and as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs of circumstances. Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that is अब बच्चों देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सफल बनाने के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो देश में संस्थाएं हैं जैसे कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर है, ये चेक और बैलेंस का काम करती है। चेक और बैलेंस का मतलब कोई एक संस्था को
बहुत अधिक शक्तिशाली होने से बचाती है। अगर एक संस्था अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, ये एक्सट्रीम हो रही है, तो दूसरी संस्था उसको संतुलन में लाएगी। यानी कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। देखो, संविधान में शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है। शक्तियों का बंटवारा विभिन्न संस्थाओं के बीच होता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये आपके संस्थाएं हैं जिनके बीच में शक्ति का बंटवारा सही तरह से हुआ होना चाहिए। अगर ये बंटवारा सही तरह से हुआ होता है तो ही आपका संविधान बहुत ही सक्सेसफुल माना जाएगा, सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि ये सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था को सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को और स्वतंत्र राजनीतिक संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उससे अतिक्रमण उसको बचाए। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग से भारतीय संविधान को सफलता मिली है। क्या पढ़ा हमने? एक संविधान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि संविधान देश के विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन, इनके बीच पावर डिवीजन अच्छी तरह से कर दे। अगर इनमें से कोई भी एक संस्था जैसे एग्जीक्यूटिव भी है, अपनी पावर, सरकार पर पावर का अगर गलत इस्तेमाल करना चाहे तो उसे रोकने के लिए जुडिशरी और लेजिस्लेचर के पास इनफ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस चेक और बैलेंस की वजह से, यानी कि किसी एक संस्था को इतने अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो संविधान का अतिक्रमण कर दे, तो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो सकता है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रिया के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके अथवा कठोर संविधान परिवर्तन में दबाव में नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो भी समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुखतः मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। अब जैसे आपको जानते हैं कि भारतीय संविधान न फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा, न ही रिजिड है। अगर संविधान बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला होता है, तो उसमें इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है कि हो सकता है उसकी मूल भावनाएं नष्ट हो जाए। अगर संविधान बहुत ज़्यादा रिजिड है, जैसे अमेरिका का संविधान बहुत ही रिजिड है, बहुत ही कठोर है, जिसमें परिवर्तन बहुत ही मुश्किल से होता है, तो वो भी जो है बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो देश के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग संविधान को बदलना मुश्किल हो जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जहाँ भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाया गया, यानी कि इंडियन डॉक्यूमेंट जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। इस लिविंग डॉक्यूमेंट का अर्थ है यानी कि समय के साथ भारतीय संविधान में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान ना बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसे बनाया गया है, बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनाया गया है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना को और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बिठाकर संविधान सुनिश्चित करता है और दीर्घायु का होता है, जनता का आदर प्राप्त करेगा और ये व्यवस्था बनी रहेगी। यानी कि हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें ये पढ़ा कि एक सफल संविधान के लिए आवश्यक है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल संस्थाएं बनाई, इंस्टीट्यूशन बनाए, उनके बीच में पावर बैलेंस रहे और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड रहे।
तो यह आपका टॉपिक था बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस के लिए ये दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that is on the other hand too flexible will give no security, predictability और identity to the people। जैसे हमने पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत फ्लेक्सिबल है तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, जिससे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, है ना, लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं हो पाएगा। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा जो कोर वैल्यूज को ख़त्म ना होने दे और न्यू सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर नंबर, आने वाले चैप्टर नंबर 9 है, आप उसमें पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बहुत ही सोच समझकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ताकि समय के साथ साथ इसे आसानी से बदला जा सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट का अर्थ है इसमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होती रहती है, by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limits on such changes. The Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. These arrangements also ensure that no section or group can on its own subvert the Constitution. Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. Were the peoples who enacted the constitution credible? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये हम कुछ क्वेश्चनों के जरिए जान सकते हैं। एक तो जिन्होंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। Were the peoples who enacted the constitution credible? These questions will be answers in the remaining part of this chapter. Secondly, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? दूसरा, क्या पावर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से डिवाइडेड है कि कोई एक सेक्शन, जैसे कि जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, कोई एक सेक्शन दूसरे पे हावी ना हो जाए, एक का काम दूसरा ना करने लग जाए, या एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करने लग जाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डज द Constitution gives everyone some reasons to go along with it. Most of this books is about this question. और दूसरा, देश में रहने वाले हर एक इंसान के पास एक रीजन ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले। Also, if the Constitution has locus of people's hope and aspirations, the ability of the constitutions to command voluntary allegiance of the peoples depending on a certain extent upon whether the question is just. What are the principles of justice underlying the Indian Constitution? The last chapter of this book will answer this question. तो बच्चा, आज के लिए इतना ही। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, How was the Indian Constitution made? Thank you, students.